हेलो एवरीवन, दिस इज ऋतु एंड वेलकम टू स्टडी मोर नॉलेज। तो सीटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे हैं और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सोशल साइंस का 4 जनवरी 2022 का सॉल्यूशन। तो इस वीडियो में आपको सोशल साइंस वाले पोर्शन का कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेगा विद पेडागोजी। यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन सोशल मीडिया, फेसबुक पेज, इंस्टा आईडी एंड टेलीग्राम चैनल, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य के भीतर उत्तराधिकार का निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? सही ऑप्शन हो जाएगा सेकंड, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक और दशरथ मौर्य। तो इस तरह से सीक्वेंस इनका लगा देंगे। उच्च प्राथमिक इतिहास की कक्षा में तिथियों का उपयोग डैश के आधार पर हो सकता है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अनुमानित तिथियां। आपने देखा होगा जब हिस्ट्री में कोई भी डेट का हम यूज करते हैं, किसी एविडेंस के आधार पर किसी चीज का पता लगाते हैं कि भाई ये चीज जो है तब की हुई होगी, तो उसमें कभी भी कंफर्म या फिक्स डेट हमें पता नहीं होती है। हम अप्रोक्सीमेट डेट उसमें बोलते हैं कि लगभग इतने साल पहले ये घटना हुई होगी। जैसे कि भाई हड़प्पा सभ्यता है, उसका भी हम लगभग कह करके बताते हैं कि ये जो है हड़प्पा सभ्यता लगभग इतने साल पुरानी है। एग्जैक्ट डेट हमें नहीं पता होती है क्योंकि एविडेंसेस के आधार पर ही हम इतिहास में तिथियों का पता लगाते हैं, कार्बन डेटिंग पद्धति का यूज करते हैं। एग्जैक्ट डेट हमारे पास नहीं होती है इसमें, तो ज़्यादातर अनुमानित तिथियां ही हिस्ट्री में यूज होती है। सातवाहनों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, सातवाहन शासकों को दक्षिणापथ के स्वामी के रूप में जाना जाता था। तो इसका रीजन था कि भाई सभी सातवाहन जो है दक्षिणापथ के स्वामी कहे जाते थे क्योंकि वे पश्चिम में शासन कर रहे थे, जो अक्सर दक्षिणी क्षेत्रों के मार्ग को नियंत्रित करते थे। देखो वैसे तो उनका जो क्षेत्र था उनके रूल करने का, ये पश्चिमी क्षेत्र था, लेकिन अभी देखो दक्षिण वाला जो एरिया है ना, ये अब यहाँ से जो लोग जाएंगे वो तो इधर को ही होके जाएंगे ना, तो ये दक्षिण वाले पथ को भी नियंत्रित करते थे। इसी वजह से इनको दक्षिणा पथ कहा गया, दक्षिणा पथ का स्वामी। नेक्स्ट क्वेश्चन में 3 स्टेटमेंट दी गई हैं, सही ऑप्शन यहाँ पर सिलेक्ट करनी है। सही हो जाएगा फर्स्ट, तीनों ही सही हैं। मंदिर नगर शहरीकरण के पैटर्न का प्रतिनिधित्व करते थे और मंदिर नगर होते थे, एक तरह से मंदिर ही मंदिर वहां पर बनाए जाते थे। मंदिर अर्थव्यवस्था और समाज के केंद्र में थे और विभिन्न देवताओं के प्रति अपनी भक्ति प्रदर्शित करने के लिए शासकों द्वारा मंदिरों का निर्माण किया गया था। क्योंकि देखो इससे ही पता चलता था कि भाई राजा जो है वो कितना बलशाली और शक्तिशाली है, तो मंदिर बनवाते थे, उसमें ही धन दौलत ये खर्च करते थे काफी। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पर ये इसी वजह से जो है जो आक्रमण होते थे पुराने टाइम में वो मंदिरों पर ही होते थे। तो महमूद गजनवी ने भी जो लूटा ना, वो मंदिरों को ही लूटा सबसे पहले। तो आपने पढ़ाई होगा हिस्ट्री में। मध्यकाल में भारत में मंदिरों के नगरों का निर्माण हुआ और मंदिर नगर शहरीकरण के एक बहुत ही महत्वपूर्ण पैटर्न का प्रतिनिधित्व करते थे। मंदिर अर्थव्यवस्था और समाज के केंद्र थे। अब क्योंकि देखो जब इतने महत्वपूर्ण थे मंदिर, तो ऑब्वियस सी बात है जो अर्थव्यवस्था और समाज के केंद्र में रहेंगे ये। और विभिन्न देवताओं के प्रति अपनी भक्ति प्रदर्शित करने के लिए शासकों द्वारा मंदिरों का निर्माण किया गया था। शासकों ने इन मंदिरों को भूमि अनुदान और अनुष्ठान करने, तीर्थयात्री को भोजन कराने और त्योहार मनाने के लिए धन दिया। तो शासक इनको एक तरह से दान देते रहते थे टाइम टाइम पर, कई सारे कामों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महायान बौद्ध धर्म और बौद्ध धर्म के जो महायान बौद्ध धर्म की शाखा है वो बौद्ध धर्म के जो पहले रूप हैं उनसे अलग था। तो अलग क्या था इसमें ये हमें बताना है। सही ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा थर्ड, सी और डी सही है। बुद्ध की मूर्तियां बनाई जाने लगी और बोधिसत्व दुनिया को सिखाने के लिए दुनिया में बने रहे। यानी कि हम कहेंगे सांसारिक परिवेश में रहने लगे वो। जैसे होता है ना कि भाई जो साधु सन्यासी होते हैं वो अलग अलग रहते हैं, तो यहाँ पर अलगाव नहीं होगा, अलगाव में नहीं रहते थे ये, बल्कि जो सांसारिक परिवेश था ना उसमें रहते थे। तो ये अलगाव वाली बात गलत है। और इसमें संकेतों के माध्यम से बुद्ध की उपस्थिति को दर्शाया गया है, तो ये भी गलत है। देखो ये होता था पहले वाले जो बौद्ध धर्म था उसमें ये होता था कि बुद्ध को ना संकेतों के माध्यम से दर्शाया जाता था। जैसे कि हम कहें कि भाई पीपल के पेड़ की मूर्ति द्वारा दर्शाया जाता था, उसमें ही भगवान मान लेते थे। लेकिन उसके बाद हुआ क्या, जब ये नया रूप आया महायान बौद्ध धर्म शाखा, इसमें मूर्तियां बनाई जाने लगी बौद्ध धर्म में। और इसके अलावा जो बोधिसत्व थे ना, देखो बोधिसत्व उनको कहते थे जो कि भाई अलगाव में रहने लगे थे, मतलब एक तरह से अपनी तपस्या वगैरह के लिए एकांत में रहते थे। लेकिन नए वाले रूप में महायान के ये जो बोधिसत्व थे ये सांसारिक परिवेश में ही रहना ठीक समझने लगे और धीरे धीरे जो बोधिसत्व की जो पूजा है काफी लोकप्रिय हो गई। तो पूरे मध्य एशिया, चीन और बाद में कोरिया और जापान तक भी फैल गई इनकी एक तरह से जो पूजा थी बोधिसत्व की। तो यहाँ पर सी और डी सही होंगे क्योंकि सांसारिक परिवेश में रहने लगे बोधिसत्व।
नेक्स्ट क्वेश्चन में असर्शन है और रीजन है, सही ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा फोर्थ, ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू। तो आर यहाँ पर सही है कि ये उस क्षेत्र में लागू किया था जहां भूमि का सर्वेक्षण और सावधानी पूर्वक लेखा जोखा प्रचलित था। तो किसकी बात हो रही है? जब्त प्रणाली की बात हो रही है। दावा जो किया गया था वो था कि गुजरात और बंगाल में जब्त प्रणाली प्रचलित थी, जबकि नहीं थी, इसी वजह से ये गलत है। तो यहाँ पर देख लेते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। जब्त प्रणाली में प्रत्येक प्रांत को अलग अलग फसलों के लिए राजस्व दरों की अपनी अनुसूची के साथ एक राजस्व मंडल में विभाजित किया गया था, और ये उन क्षेत्रों में पेश किया गया था जहां भूमि का सर्वेक्षण और सावधानी बरतते थे। अब क्योंकि गुजरात और बंगाल जो है ना, इसमें जमींदार जो थे वो शक्तिशाली थे, पावरफुल थे, तो इनको डर होता था मुगल प्रशासकों को कि भाई उनको वो अगर शोषण करेंगे, कि भाई अगर हम इनका शोषण करेंगे तो विद्रोह कर सकते हैं। अब देखो विद्रोह दबा रहे, उसके लिए इनको ये छेड़ते ही नहीं थे। तो जब्त प्रणाली उत्तरी भारत में लागू की गई थी। जब्त प्रणाली को एक तरह से दहसाला प्रणाली भी कहते हैं, राजा टोडरमल द्वारा ये पेश की गई थी। मंडप क्या था? मंडप था एक हॉल जहां लोग इकट्ठा हो सकते थे। तो यहाँ पर अभी आप पिक्चर देखेंगे इसका, भारतीय मंदिर वास्तुकला में मंडप अनुष्ठानों के लिए एक स्तंभित हॉल या मंडप है। एक हॉल जैसा होता है ना स्ट्रक्चर। मंडपों को खुले या बंद रूप में वर्णित कर सकते हैं कि भाई खुले भी होते थे और बंद भी होते थे। तो अब जहाँ पर दीवारें नहीं है वो हो गया खुला मंडप, और जहाँ पर दीवारें हैं वो बंद मंडप। तो हिंदू मंदिरों में इसका उपयोग धार्मिक नृत्य और संगीत के लिए किया जाता है, और ये मूल मंदिर परिसर का हिस्सा है। यदि किसी मंदिर में एक से अधिक मंडप हैं तो प्रत्येक को एक अलग कार्य के लिए आवंटित किया जाता है, यानी कि अलग अलग काम भी इसमें मंडप में हो सकते हैं। तो ये है मंडप। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, और ये शिखर है, शिखर के बारे में पूछा जाता है, भाई शिखर क्या होता है मंदिर का। नेक्स्ट क्वेश्चन असर्शन रीजन से रिलेटेड है, सही ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा फर्स्ट। दोनों यहाँ पर सही है, एक्सप्लेनेशन सही है। विद्रोह के लिए बहादुर शाह जफर के समर्थन का लोगों तथा शासक परिवारों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा, और रीजन दिया है लोगों ने मुगलों को एक वैकल्पिक शक्ति के रूप में देखा जो ब्रिटिश शासन को चुनौती देने में मदद कर सकती थी। अब क्योंकि देखो और कोई तो था नहीं सपोर्ट में, तो मुगल ही दिखते थे। हालांकि ये कोई जो लास्ट के मुगल रह गए थे ना, वो इतने पावरफुल नहीं थे, लेकिन फिर भी ऐसा लगता था कि भाई इनको एक तरह से हम अपना नेता बना सकते हैं, ऐसा लोगों को लगता था। तो यहाँ पर दोनों सही हो जाएंगे। अलवार संत हैं जो किसको समर्पित हैं? तो ये समर्पित हैं विष्णु को, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर। 7वीं से 9वीं शताब्दी के दौरान नयनार और अलवार ने दक्षिण भारत में धार्मिक आंदोलनों का नेतृत्व किया। धार्मिक आंदोलन इन्होंने चलाए, और नयनार जो थे शिव के भक्त थे, जबकि जो अलवार थे ना वो विष्णु के भक्त थे। वे पुलेयार और पनार की तरह अछूत माने जाने वाले लोगों सहित सभी जातियों से आए थे। देखो पहले लोग क्या करते थे कि भाई जो अछूत मानी जाने वाली जाति थी ना, उनके साथ भेदभाव बहुत ज़्यादा होता था, तो वो फिर भगवान की शरण में ही आ जाते थे। तो ये भी ऐसे ही लोग थे जो इसमें शामिल थे। सतनामी आंदोलन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी घासीदास के द्वारा, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सतनामी आंदोलन मध्य भारत में प्रसिद्ध हुआ। देखो इनका जो है ना प्लेस भी पूछ लिया जाता है कहाँ पर ये हुआ था। इसकी शुरुआत घासीदास ने की थी, और जो कि एक निचली जाति से आते थे। उन्होंने चमड़े के श्रमिकों के बीच काम किया और अपनी सामाजिक स्थिति में सुधार के लिए एक आंदोलन का आयोजन किया। तो एक तरह से ये भी पूछा जाता है कि भाई किसके लिए इन्होंने ये आंदोलन चलाया? तो चमड़े के जो श्रमिक थे उनके लिए। और इसके अलावा पूर्वी बंगाल में हरिदास ठाकुर के मठवा संप्रदाय ने निम्न जाति के चांडाला काश्तकारों के बीच काम किया। औपनिवेशिक काल में अनेक नए नगरों का निर्माण हुआ, अनेक नगरों का विस्तार हुआ। इसके निम्नलिखित परिणाम हुए। तो परिणाम इसके थे ओनली सी इज ट्रू। उन्होंने उत्पीड़ित जाति को दैनिक अपमान से बचने का एक मार्ग प्रदान किया। देखो जो नए नगरों का निर्माण हो गया ना, नए नगर मतलब सिटीज। अब जैसे होता है ना कि गांव में उनके साथ जो एक तरह से जो जाति थी, जो निचली जाति के लोग थे, उनके साथ भेदभाव बहुत होता था। तो उनको जब वो नगर में जाएंगे, शहरों में जाएंगे, तो उनको ऐसे कोई जानेगा नहीं। तो जो भेदभाव उनके साथ गांव में होता था, वहां पर वो उससे बच सकते हैं। तो एक तरह से जो पीड़ित जाति थी उनको अपमान से बचने का एक उन्होंने रास्ता दिया। यहाँ पर थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। गांधी जी विभिन्न जन आंदोलनों में लोगों को एक साथ लाने में सफल रहे। तो कैसे सफल रहे? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 ए और डी। अहिंसा और सत्याग्रह के तरीके अपना करके, और लोगों की ज़रूरतों को समझकर, और स्थानीय मुद्दों को उठाकर। तो स्थानीय मुद्दे जो लोकल इश्यूज थे लोगों के, उन्होंने उसको उठाया और लोगों की ज़रूरतों को समझा कि जो भी प्रॉब्लम होती थी गांधी जी के पास जाते थे कि भाई गांधी जी ये प्रॉब्लम है। तो उसी हिसाब से वो क्या करते थे, लोगों को एकजुट करते थे और आंदोलन करते थे। यदि आप एक चरमपंथी नेता होते तो आप ब्रिटिश सरकार के खिलाफ निम्नलिखित में से कौन सा तरीका अपनाते? देखो कुछ तरीके थे जो इन्होंने लीडर्स ने अपनाए थे। कुछ एक्सट्रीमिस्ट थे लीडर और कुछ थे मॉडरेट।
मॉडरेट जो थे वो शांतिपूर्वक काम करते थे, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते थे, लेकिन एक्सट्रीमिस्ट जो थे वो कहते थे कि भाई स्वराज्य जो है हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे हम लेकर के रहेंगे चाहे हमें कुछ भी करना पड़े उसके लिए। मतलब कि वो एक तरह से विद्रोह भी कर सकते थे, उसमें वो एक तरह से हिचकिचाते नहीं थे। तो यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट। तो हम ऐसे ही ऑप्शन चुनेंगे वहाँ पर देख करके, भाई एक्सट्रीमिस्ट जो होंगे वो कुछ उग्रवादी नेचर के हैं, तो वैसे ही वो जो है ऑप्शन भी सिलेक्ट करेंगे। तो ब्रिटिश संस्थाओं और वस्तुओं का बहिष्कार और क्रांतिकारी हिंसा और बल प्रयोग, तो ये एक्सट्रीमिस्ट की एक तरह से हम कह सकते हैं ये तरीके इन्होंने अपनाए। कांग्रेस ने औपनिवेशिक शासन के खिलाफ सभी भारतीय लोगों के लिए बोलने की कोशिश की, क्योंकि थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उन्होंने खुद को सभी विभिन्न समुदाय के प्रतिनिधियों के रूप में पेश किया। वो एक तरह से सभी के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में काम करते थे। जैसे आज लोकतंत्र में क्या होता है, हम अपना प्रतिनिधि चुनते हैं ना, वैसे ही समझ लो कि कांग्रेस जो एक तरह से प्रतिनिधि थी सभी लोगों के लिए, सभी समुदायों के लिए। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। समुद्र और महासागरों जैसे दो बड़े जल निकायों को जोड़ने वाले पानी के एक संकीर्ण मार्ग को कहा जाता है जल संधि। तो जल संधि एक संकरा छोटा सा भाग होता है, पतला सा। तो ये है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर का, मैंने यहाँ पर डायग्राम ले लिया है जिससे आपको समझ में आ जाए। तो एक तरह से दो बड़ी जल राशि को जोड़ता है ये, जैसे कि यहाँ पर ये जोड़ रहा है अटलांटिक ओशन को और मेडिटेरियन सी को। तो ये स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में दो स्टेटमेंट्स दी गई हैं देशांतर से रिलेटेड। सही ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा सेकंड, ए गलत है, दूसरा सही है। भारत में 82.5 डिग्री पश्चिम के देशांतर को मानक समध्याह्न रेखा माना जाता है। तो यहाँ पर पश्चिम गलत दिया गया है क्योंकि ईस्ट को माना जाता है, ना कि वेस्ट को। देशांतर 82.5 डिग्री ईस्ट पर स्थानीय समय पूरे देश के लिए मानक समय के रूप में लिया जाता है। तो ये बात सही है। तो ये है 82.5 डिग्री मानक समय रेखा भारत की। यहाँ पर 3 स्टेटमेंट्स दी गई हैं। सही ऑप्शन यहाँ पर सेलेक्ट करना है। सही ऑप्शन की बात करें तो ये हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, ए और बी सही है, यहाँ पर सी गलत है। भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, तो बात सही है। ये हमने पीछे अभी देखा था। यहाँ पर ये आप देखोगे ना, इक्वेटर है यहाँ पर, और इक्वेटर से ऊपर वाला जो पार्ट है ये उत्तरी गोलार्ध कहलाता है। ये पूरा पार्ट उत्तरी गोलार्ध में है। तो भारत की स्थिति आप देख सकते हो इस लाइन से ऊपर ही है, तो उत्तरी गोलार्ध में है ये। और इसके अलावा कर्क रेखा देश के बीचों बीच से गुजरती है, जो कि अभी हमने पीछे देखा था। तो कर्क रेखा देश के बीचों बीच से गुजरती है। और इसके अलावा जो थर्ड ऑप्शन है वो है कि थर्ड स्टेटमेंट जो है, भारत की मुख्य भूमि 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट अक्षांशों के बीच फैली हुई है। तो ये ईस्ट और वेस्ट जो लगाते हैं ना, ये देशांतर के साथ लगाते हैं, तो अक्षांश नहीं होगा, देशांतर होगा। तो इसी वजह से यहाँ पर ये स्टेटमेंट गलत है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो कर्क रेखा जो है जो गुजरती है, लगभग बीचों बीच से गुजरती है भारत के। आपको निम्नलिखित जानकारी के साथ ग्लोब पर किसी स्थान का पता लगाने के लिए कहा जाता है। ये कहा जाता है कि ये 20 डिग्री अक्षांश पर स्थित है। इस जानकारी के साथ आप क्या करेंगे, तो यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा 4, उस स्थान के देशांतर के साथ साथ अक्षांश के उत्तर या दक्षिण के संकेत की भी जरूरत है। यानी कि ये अक्षांश की जो जानकारी दी गई है ना, ये भी इनसफिशिएंट है। अक्षांश का भी ये इनको बताना पड़ेगा कि 20 डिग्री नॉर्थ अक्षांश है या तो फिर 20 डिग्री साउथ अक्षांश है। उसके साथ साथ फिर देशांतर भी हमें पता होना चाहिए, लॉन्गिट्यूड लाइन, तब हम किसी प्लेस के बारे में बता पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर स्टेटमेंट 2 दी गई हैं, सही ऑप्शन होगा फोर्थ। पहला गलत है, दूसरा सही है। मरुस्थल में रातें गर्म होती हैं, तो ये गलत है। मरुस्थल में रातें बहुत ठंडी होती हैं। रेत और चट्टानें गर्मी का उत्सर्जन करती हैं और तापमान बढ़ाती हैं, तो ये दिन के टाइम पर होता है। तो यहाँ पर बी सही है सिर्फ। यहाँ पर आपको देखना है कि कौन सा जोड़ा जो है बिल्कुल सही मिला हुआ है। सही ऑप्शन हो जाएगा 4, तीनों ही सही मिले हुए हैं। हिमालय क्षेत्र में जंगली बकरी और हिम तेंदुआ मिलते हैं, और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में महोगनी और शीशम के पेड़ मिलते हैं, और गिर वन में एशियाई शेर मिलते हैं। असर्शन और रीजन में सही ऑप्शन चुने तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, दोनों सही हैं। एक्सप्लेनेशन सही दी गई है, सभी जानवर पारिस्थितिकी तंत्र में संतुलन बनाए रखने के लिए अनिवार्य हैं। और रीजन दिया है, जीव मंडल में जीव एक दूसरे से परस्पर जुड़े हुए हैं और एक दूसरे पर निर्भर है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पारिस्थितिकी तंत्र, तो पारिस्थितिक तंत्र एक तरह से जो जैविक घटक है और अजैविक घटक है, दोनों से मिलकर बना है।
तो सिर्फ लिविंग थिंग्स इसमें शामिल नहीं होती है, नॉन लिविंग थिंग्स भी इसमें शामिल होती हैं। तो आप देख सकते हैं जैविक घटक, उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटनकर्ता, और अजैविक में आते हैं अकार्बनिक तत्व, कार्बनिक तत्व, जलवायु, जैसे कि मिट्टी वगैरह सब ये इसमें शामिल हो जाती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में स्टेटमेंट दी गई हैं 2 और सही ऑप्शन सेलेक्ट करना है, हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। दोनों सही है। सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है आतपन या फिर सूर्य तप कहलाती है। दोनों ही इसके नाम आपको मिल सकते हैं हिंदी में। और भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर सूर्य तप की मात्रा घटती जाती है। उसका रीजन है कि सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं फिर ध्रुवों की ओर जाते हुए, तो इसलिए ध्रुव जो है बर्फ से भी ढके रहते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी सिचुएशन पृथ्वी की। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सिमिलर सा है। तो यहाँ पर असर्शन और रीजन में हमें सेलेक्ट करना है सही ऑप्शन, फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, दोनों सही हैं यहाँ पर। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर सूर्य तप की मात्रा घटती जाती है और इसका रीजन दिया गया है कि पृथ्वी का अक्ष जो है ना सूर्य के चारों ओर परिक्रमण की समतल कक्षा से 66.5 डिग्री का कोण बनाता है, जो विभिन्न अक्षांशों पर प्राप्त होने वाले सूर्य तप की मात्रा को प्रभावित करता है। देखो असर्शन और रीजन के क्वेश्चन जो है ना वो आपको कुछ इस तरह से करने होते हैं, जो पहली स्टेटमेंट है ना उसका कनेक्शन होना चाहिए दूसरी से। रीजन जो दिया होता है ना उस रीजन का ये परिणाम होता है पहला जो असर्शन दिया होता है। तो भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर सूर्य तप की मात्रा घटती जाती है क्योंकि सिचुएशन क्या है कि पृथ्वी का अक्ष सूर्य के चारों ओर परिक्रमण की समतल कक्षा से 66.5 डिग्री का कोण बनाता है, तो जिससे कि सूर्य तप की मात्रा प्रभावित होती है। जैसे पीछे हमने डायग्राम जो देखा था ये वाला, ये पृथ्वी देखो सीधी अगर हम देखें तो कुछ इस तरह से है ये सीधी लाइन, लेकिन ये झुकी हुई है ये अक्ष पर इस तरह से। अब जो ये अक्ष पर झुकी हुई है, झुके होने के कारण जो इसका सामने वाला जो भाग है, ये जो भाग होगा इसका, जो सूर्य तप इसे मिलेगा सबसे ज़्यादा मिलेगा। जो पृथ्वी का सामने भाग होगा सूर्य के, वो सबसे ज़्यादा सूर्य के प्रकाश में होगा, उसी से प्रभावित होगा ये सूर्य का ताप। तो जहाँ पर सीधी किरणें नहीं पड़ेंगी, तिरछी पड़ेंगी, यहाँ पर देखो तिरछी पड़ेंगी क्योंकि सूर्य की रोशनी थोड़ी तिरछी जाएगी, तो यहाँ पर थोड़ी क्या होता है मतलब उतना गर्मी नहीं मिलती है। और जब ये नॉर्थ वाला पार्ट सूर्य की तरफ झुका होता है, जैसे कि अभी हो रही है सिचुएशन, तो ये नॉर्थ में जो है गर्मी पड़ती है, और जब ये साउथ वाला पार्ट होता है थोड़ा इधर पृथ्वी का, तो जब साउथ में गर्मी पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक स्थिति या स्थितियां मानव बसावट के लिए एक आदर्श चयन के लिए उपयुक्त है। मतलब तब आप उसे आइडल साइट कह सकते हो इंसान के रहने के लिए, जब यहाँ पर ये चीज़ें अवेलेबल हों, ऐसी चीज़ें हमें सेलेक्ट करनी है। यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा 3 A, B और C। अनुकूल जलवायु होनी चाहिए, नहीं ना तो भाई एक्सट्रीम होनी चाहिए जलवायु कि ना तो ज़्यादा गर्मी हो ना ज़्यादा ठंड हो, तो वो अनुकूल होगी जलवायु। पानी की उपलब्धता होनी चाहिए, भाई पानी हमारी डेली की नीड है, हमारे हर एक काम के लिए पानी चाहिए, जीने के लिए भी पानी चाहिए। उसके अलावा उपयुक्त भूमि होनी चाहिए, उपयुक्त भूमि जहाँ पर हम अपना घर बना सकें, जहाँ पर खेती कर सकें। उसके अलावा इनफर्टाइल सॉइल नहीं चाहिए, हमें चाहिए फर्टाइल सॉइल जहाँ पर फसल उगा सकें, खाने को भी तो कुछ चाहिए होगा ना। तो A, B और C सही हो जाएगी। यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा इन स्टेटमेंट में से पहला ऑप्शन, पहली सही है, दूसरी गलत है। मिट्टी पृथ्वी पर पाए जाने वाले कार्बनिक पदार्थों, खनिजों और अपक्षित चट्टानों से बनी है, ये सही है। और भू आकृतियां मिट्टी के प्रकार को निर्धारित नहीं करती, तो ये गलत है। लैंडफॉर्म्स जो है डिटरमाइन करती हैं टाइप ऑफ सॉइल, तो इसीलिए ये गलत है। क्योंकि देखो अगर आप पठार पर चले जाओ, पठार की जो मिट्टी होगी वो कुछ डिफरेंट टाइप की होगी, पर्वतों पर चले जाओ तो वहाँ की मिट्टी अलग होगी, मैदानी इलाकों में मिट्टी का टाइप कुछ और होगा। तो इसी वजह से मिट्टी के प्रकार को निर्धारित करते हैं लैंडफॉर्म्स। एक शिक्षक प्राथमिक स्तर पर किसी शहर में जनसंख्या घनत्व की अवधारणा को पढ़ा रहा है। विषय की स्पष्टता के लिए उसे निम्नलिखित में से कौन सी जानकारी प्रदान करनी चाहिए। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 A और B। शहर में रहने वाले लोगों की संख्या चाहिए होगी और शहर का क्षेत्र चाहिए होगा, तो उससे पता चलता है कि भी जो घनत्व है जनसंख्या का वो कितना है, क्योंकि जो जनसंख्या घनत्व हम मापते हैं ना वो वर्ग किलोमीटर में मापते हैं, तो उसी हिसाब से क्षेत्र भी चाहिए होगा। निम्न में से कौन सी फसल कम उपजाऊ और रेतीली मिट्टी पर उगाई जा सकती है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 बाजरा। तो यही रीज़न है जहाँ पर भाई और इसको बारिश भी इतनी ज़्यादा नहीं चाहिए होती है, तो जहाँ पर उपजाऊ मिट्टी नहीं होगी तो वहाँ मतलब रेतीली सी मिट्टी होगी, तो वहाँ पर भी ये बाजरा उगाया जा सकता है। तिब्बती राष्ट्रीय महाकाव्य केसर गाथा के स्थानीय संस्करण किस क्षेत्र के मुसलमानों और बौद्धों दोनों द्वारा गाए जाते हैं। ये हो जाएगा लद्दाख।
जब हम लोगों को एक छवि में जोड़ते हैं तो हम एक रूढ़िबद्ध धारणा बनाते हैं, स्टीरियोटाइप क्रिएट करते हैं। इस कथन के संदर्भ में निम्न विकल्पों में से इस छवि को तोड़ता है एक ऐसा विकल्प है, तो कौन सा विकल्प है? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। जब हम देखो एक स्टीरियोटाइप बनाते हैं, एक तरह से छवि बना देते हैं किसी के बारे में, उससे अपोजिट जो बात करता है, उसके विरोध में जो बात करता है, वही चैलेंज करता है एक तरह से स्टीरियोटाइप को, या फिर हम कहें कि ब्रेक करता है उस इमेज को। तो यहाँ पर 4th ऑप्शन ऐसा ही है, क्योंकि संवेदनशील और केयरिंग जो है लड़कियों के लिए कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर हम लड़कों के लिए कह रहे हैं, तो इसका मतलब ये इस स्टीरियोटाइप को ब्रेक कर रहा है। तो लड़के संवेदनशील और केयरिंग होते हैं, ये ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन पंचायती राज से संबंधित है? ये है ऑप्शन नंबर 3 A, C और D। ग्राम सभा, पंचायत समिति और जिला परिषद। विधानसभा ये राज्य सरकार से संबंधित है, पंचायती राज से नहीं है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन में 2 स्टेटमेंट हैं, सही हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 A इज करेक्ट, B इज इनकरेक्ट। राज्यसभा मुख्य रूप से भारत के राज्य के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करती है, ये स्टेटमेंट सही है। राज्यसभा कानून शुरू नहीं कर सकती है और कानून बनाने के लिए राज्यसभा के माध्यम से एक विधेयक को पारित करने की आवश्यकता नहीं है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। अगर चाहे तो राज्यसभा भी कानून स्टार्ट कर सकती है। जैसे होता है ना कि भाई कहते हैं कि लोकसभा कानून स्टार्ट करती है, तो राज्यसभा भी स्टार्ट कर सकती है, ऐसा कोई इशू नहीं है, लेकिन बाकी लोगों की भी सहमति इस पर होनी चाहिए। बाकी संसद के जो अंग हैं उनकी भी सहमति होनी चाहिए, जैसे लोकसभा और राष्ट्रपति की। जब कपास रुमाल तौलिया बनकर बन जाता है तो ये किस प्रोसेस से गुजरता है? यानी कि जब कपास का से कपड़ा बन जाता है तो कौन से प्रोसेस से गुजरता है वो? तो सही ऑप्शन होगा 4th, बाजारों की श्रृंखला से। चेन ऑफ मार्केट्स होती है जहां पर ये इस तरह से काम करती है। एक तो होता है प्रोड्यूसर जो कि प्रोड्यूस करता है मटेरियल को, भाई कपड़ा बना दिया जिसने, वो फैक्ट्री है। फैक्ट्री के बाद वो जो कपड़ा है वो जाता है होलसेलर के पास, जो कि भाई थोक में कपड़ा खरीदता है। उसके बाद रिटेल शॉपकीपर जो होते हैं वो उसको खरीद लेते हैं, जहाँ से कस्टमर परचेज करते हैं। तो इस तरह से चेन ऑफ मार्केट्स होती है जिससे वो गुजरता है। यहाँ पर 2 स्टेटमेंट दी गई हैं, सही ऑप्शन यहाँ पर सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर हमसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन भूमिहीन मजदूर होना चाहिए, यानी कि लैंडलेस लेबर कौन है इसमें से? सही ऑप्शन होगा 1st, फूलवती। फूलवती रामाज्ञ के धान के खेत में काम करती है और 40 रुपये पर डे कमाती है, तो क्योंकि एक तरह से मजदूरी कर रही है, तो यही है कौन? भूमिहीन मजदूर। राजमोहन जो है अपने खेत में और रामज्ञ की चावल मिल में काम करता है, तो रामज्ञ खेतीहीन मजदूर नहीं है, खेती है इसके पास। तो यहाँ पर हमसे पूछा था भूमिहीन कौन है, तो इसके पास खेती है और ये क्योंकि इसका गुजारा इसकी खेती से नहीं हो पाता, तो इसलिए ये रामज्ञ की चावल मिल में भी काम करता है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन में एक स्टेटमेंट दी गई है, किसी ने कही है स्टेटमेंट, आपको सेलेक्ट करना है किसने कही है। मैं इस विचार को सहन नहीं कर सकता कि जिस व्यक्ति के पास धन है उसके पास वोट होना चाहिए, वोट का अधिकार, और लेकिन जिस व्यक्ति के पास चरित्र है और धन या साक्षरता नहीं है उसके पास वोट नहीं होना चाहिए। तो या वो ये व्यक्ति जो पूरे दिन के पसीने से ईमानदारी से काम करता है, दिन रात एक करके, गरीब होने का अपराध करता है, तो उसको वोट नहीं देना चाहिए। तो ये स्टेटमेंट है किसकी? महात्मा गांधी की। सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पितृसत्तात्मक समाज है, तो कौन सा समाज है ये? जहां महिलाओं को विभिन्न तरीकों से भेदभाव और उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है। पितृसत्तात्मक सोसाइटी एक ऐसी सोसाइटी होती है जहां पर जो पुरुष हैं उनका एक तरह से होता है, क्या कहते हैं, उनकी ही चलती है ज़्यादा, और वो होते हैं एक तरह से मुखिया, परिवार के मुखिया होते हैं। तो जहाँ पर महिलाओं को जो है एक तरह से डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है ज़्यादातर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वस्थ परिवार का अधिकार निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार में निहित है? तो ये जाएगा ऑप्शन नंबर 1, जीवन का अधिकार। क्योंकि जो एक तरह से पर्यावरण है, ये भी, इससे भी हमारी लाइफ जो है खतरे में पड़ जाती है अगर स्वच्छ पर्यावरण नहीं मिलेगा। तो जिससे भी हमारी लाइफ खतरे में पड़ती है वो जीवन के अधिकार में शामिल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में स्टेटमेंट दी गई है ए और बी, सही ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा 3rd। पहला सही है, दूसरा गलत है। संविधान का उद्देश्य किसी देश की राजनीतिक व्यवस्था तय करना होता है, और ये सही है। और दूसरा है, संविधान का उद्देश्य अपने देश के जो नागरिक हैं उनके सार्वजनिक और निजी जीवन को निर्देशित करना है। तो देखो, प्राइवेट लाइफ को निर्देशित करना नहीं है, बल्कि पब्लिक लाइफ को, सार्वजनिक जीवन को। तो यहाँ पर इसीलिए ये गलत है। निम्नलिखित में से कौन नागरिक कानून के दायरे में नहीं आता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, दहेज के लिए महिला को प्रताड़ित करना। सिविल लॉज वो होते हैं जो किसी के नुकसान या फिर चोट से रिलेटेड होते हैं, बाकी के ऑप्शन ऐसे ही हैं कुछ। लेकिन जो
क्रिमिनल लॉज आते हैं, वो आते हैं जो कि कानून की नज़र में अपराध हैं। तो ये कुछ ऐसा ही है फोर्थ ऑप्शन, दहेज के लिए महिला को प्रताड़ित करना। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो मैं बता चुकी हूँ ऑलरेडी, फौजदारी कानून यानी क्रिमिनल लॉ, जो आचरण कृत्य ऐसे होते हैं जो कि कानून अपराध के रूप में परिभाषित करता है। इसमें एग्जाम्पल देखें तो चोरी ये अपराध है कानून की नज़र में, दहेज के लिए महिला को प्रताड़ित करना या फिर मर्डर करना। और नुकसान या चोट से संबंधित हैं जमीन की बिक्री के मामले, माल की खरीद, किराए के मामले, तलाक के मामले। आप इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं और बाकी मैंने सिविक्स में भी कराया हुआ है। यहाँ पर इंग्लिश में देख सकते हैं आप। जाति के आधार पर भेदभाव के लिए एक दलित निम्नलिखित लेख का उपयोग अदालत में मुकदमा दायर करने के लिए कर सकता है, तो कौन से यूज कर सकता है वो? ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। दोनों ही यूज कर सकता है, आर्टिकल 15 और आर्टिकल 17। 15 तो समानता की बात करता है, तो जिसमें कि जाति आधारित समानता भी शामिल है, तो इस वजह से भी ये दलित जो है इसका उपयोग कर सकता है। दूसरा है आर्टिकल 17 जो अनटचेबिलिटी को बैन करता है और जो कि वो भी कास्ट से ही रिलेटेड है, तो दोनों को ही ये यूज़ कर सकता है मुकदमा दायर करने के लिए। तो ये मैंने बता दिया आपको डिटेल में। अनुच्छेद 15 बात करता है कि किसी भी नागरिक के साथ केवल केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान या इनमें से किसी के आधार पर राज्य भेदभाव नहीं करेगा। और 17 में है ही अस्पृश्यता का उन्मूलन, तो इन दोनों को वो यूज़ कर सकता है मुकदमा दायर करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुश्री रिंकी को एक अकेली महिला होने के कारण किराए पर एक अपार्टमेंट मिलना मुश्किल लगता है। यदि आप सामाजिक न्याय के सिद्धांतों पर विचार करते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक सूचित और तर्कसंगत प्रतिक्रिया है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। मैं अपनी वैवाहिक स्थिति को नकली नहीं बनाऊंगा, क्योंकि भाई वो फेक मैरिटल स्टेटस बना सकती है अपना। लेकिन यहाँ पर जो सही एक तरह से प्रतिक्रिया है वो है कि मैं अपनी वैवाहिक स्थिति को नकली नहीं बनाऊंगा, क्योंकि इससे मेरी गरिमा और आत्मसम्मान प्रभावित होगा। तो ये ऑप्शन हम सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है ना, ये वहाँ से लिया गया है जो मैंने पॉलिटी की आपकी पैडागोजी कराई थी। 2 मैंने वीडियो आपको प्रोवाइड कराई थी, आप उसमें देख सकते हैं इसको समझने के लिए। यहाँ से पैडागोजी स्टार्ट होती है। यहाँ पर पहली और दूसरी स्टेटमेंट दी गई है, सही ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा 3rd। दोनों यहाँ पर सही हैं। जब इतिहासकार अतीत के दस्तावेजों, मानचित्रों और ग्रंथों को पढ़ते हैं तो उन्हें विभिन्न ऐतिहासिक संदर्भों के प्रति संवेदनशील होना पड़ता है। संवेदनशील होने का मतलब है उनको सेंसिटिव रहना पड़ता है, क्योंकि जब उन चीज़ों को पढ़ रहे हैं ना, उनको ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि अतीत जो है ना सभी लोगों के लिए समान नहीं था। सेकेंड स्टेटमेंट यही चीज़ दी गई है कि लोगों के विभिन्न समूह के लिए अतीत अलग था। भाई एक तो उस ग्रुप के लोग होंगे जो कि हाई सोसाइटी में रहते होंगे, या फिर जैसे कि राजा होंगे, मंत्री होंगे, एक बड़े समूह से बिलोंग करते होंगे, एक बड़े शख्सियत होंगे। लेकिन कहीं पर वहीं जो है कुछ सामान्य लोग भी रहे होंगे, कुछ दास लोग भी रहे होंगे जो कि दास प्रथा को जो है एक तरह से फॉलो करते थे। तो मतलब कि कई सारी चीज़ें हैं, तो सभी के लिए अतीत समान नहीं था, हम ऐसा कह सकते हैं। सभी के लिए अतीत अच्छा नहीं था या फिर सभी के लिए बुरा भी नहीं था, तो सभी के लिए अलग अलग था। अतीत का मतलब पास्ट की बात करें तो पास्ट सभी का अलग था। तो इसीलिए थोड़ा सा संवेदनशील होना पड़ता है इतिहासकार को जब वो अतीत के दस्तावेज या फिर मानचित्र या फिर ग्रंथों को पढ़ते हैं। 3rd ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सामाजिक अध्ययन और सामाजिक विज्ञान के बीच संबंध के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। सामाजिक अध्ययन सामाजिक विज्ञान का एकीकृत अध्ययन है। तो एक तरह से जो सामाजिक अध्ययन की बात करें ना, तो सामाजिक विज्ञान के बारे में ही है ये। कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिफरेंस भी इसमें आपको देखने को मिलेगा, और कहीं ना कहीं ये कनेक्टेड भी सोशल साइंस से मिलेगा आपको। छात्रों में रचनात्मकता विकसित करने के लिए एक सामाजिक विज्ञान शिक्षक को किस पर ध्यान देने की जरूरत है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। छात्रों को गतिविधि आधारित शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शामिल करना। जब हम एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग करते हैं तो उसमें क्या होता है ना कि बच्चे जो है ना एक तरह से क्रिएटिव बनते हैं उसमें, क्योंकि वो खुद से ही चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं। 4th ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वस्त्रों का निर्माण वहीं किया जा सकता है जहां कपास, जल संसाधन, कामकाजी उम्र की आबादी और परिवहन सभी उपलब्ध हों। इसे निम्नलिखित अवधारणा को समझाने के लिए एक उदाहरण के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3rd। स्थानिक अंतःक्रिया, स्पेशल इंटरेक्शन। इसका मतलब होता है कि भाई कोई भी अगर आप इंडस्ट्री फिक्स कर रहे हो कहीं पर, तो वहाँ पर वो सारी जो परिस्थितियाँ अवेलेबल होनी चाहिए जो उस इंडस्ट्री के डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी हैं। तो वहाँ पर यही चीज़ कही जा रही है कि वस्त्रों का निर्माण ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल हम जंगल में जाकर के इंडस्ट्री लगाएंगे जहाँ पर ना तो जल की उपलब्धता होगी,
ना वहाँ पर आबादी आ पाएगी, वर्कर्स भी तो चाहिए होंगे ना काम के लिए, तो ऐसी जगह पर होनी चाहिए इंडस्ट्री जहाँ पर कि ये सभी फैसिलिटी उपलब्ध हो। तो इसको कहते हैं स्थानिक अंतःक्रिया, इंटरैक्शन जो है स्थानिक वो होना ज़रूरी है। सामाजिक विज्ञान की कक्षा में आमतौर पर निम्नलिखित प्रश्नों का उपयोग किया जाता है, उन्हें चुनें जो आलोचनात्मक सोच विकसित करने की अधिक गुंजाइश प्रदान करते हैं। सही ऑप्शन यहाँ पर होगा फोर्थ, ओनली डी। आमतौर पर भारत में कानून के शासन का पालन नहीं किया जाता है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? अपने जवाब का औचित्य साबित करें, जस्टिफाई योर आंसर। तो यहाँ पर हम एक तरह से बच्चों को सोचने के लिए मजबूर कर रहे हैं, इसमें हम कह रहे हैं उनको डिफरेंट वेज में सोचने के लिए, एक तरह से वो अपने विचारों को एक तरह बिल्डअप कर पाएंगे, एनालिसिस कर पाएंगे इस टॉपिक पर। तो उनको एक तरह से अलग अलग तरीके से सोचने को मजबूर करता है जो क्वेश्चन, उससे डेवलप होती है क्रिटिकल थिंकिंग। बाकी क्वेश्चंस की बात करें तो इनके फैक्चुअल बेस्ड आंसर्स हैं और बुक में से देख करके वो ऐसे ही आंसर भी कर सकते हैं, इसमें कोई इनके विचार डेवलप नहीं होंगे। यहाँ पर इसमें 2 उदाहरण पूछे हैं दैनिक जीवन के, और इसमें 2 सुझाव, मतलब पूरा क्वेश्चन जो है कुछ ऐसा ही है, ये फैक्चुअल बेस्ड आंसर दे सकते हैं इसका, इसमें भी ऐसा ही है। भूगोल की कक्षाओं में निम्नलिखित प्रश्न पूछे जाते हैं, चुने की निम्न में से कौन सा आलोचनात्मक सोच विकसित करने की गुंजाइश प्रदान करता है। सिमिलर सा ही क्वेश्चन है ये भी। ये फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा, ए और डी। अगर भारत के जंगलों से बाघ गायब हो गए तो क्या होगा? हम एक तरह से उनको क्या कह रहे हैं, अपने विचार उनसे व्यक्त करने के लिए कह रहे हैं बच्चों से। यदि मानसून कमजोर हो और 3 साल तक विफल हो जाए तो क्या होगा? तो अब इस बारे में जो है वो सोचेंगे भाई क्या होगा, तो अपने विचार जो है डेवलप करेंगे एक तरह से। लेकिन यहाँ पर जो बी और सी दिए गए हैं, इसका जो है एक तरह से फिक्स आंसर भी हो सकता है, दूसरा वो कहीं से भी पता करके बता सकते हैं इसका। लेकिन ये जो है पहला और चौथा जो है ऑप्शन, ये विचारों को डेवलप करने का मौका मिलेगा, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन का आंसर नहीं मिलेगा ना इजीली। भूगोल की कक्षा में एक शिक्षक ने एक स्थानीय जगह के 2 चित्र पुराने और नए दिखाए और परिवर्तन के बारे में चर्चा करने के लिए एक स्थानीय बुजुर्ग व्यक्ति के साथ बैठक की व्यवस्था की। गतिविधि के संबंध में सही विकल्प चुने, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। दोनों ही सही हैं। शिक्षक इतिहास को भूगोल से जोड़ना चाहता है। वो कैसे कि भाई जो हमने पुराना और नया चित्र लिया है, इसका मतलब हिस्ट्री से हम कनेक्ट करके पढ़ाना चाह रहे हैं, क्योंकि पुराना जो बात कर रहा है वो हिस्ट्री की बात कर रहा है एक तरह से। और दूसरा, शिक्षक छात्रों को विकास की प्रक्रिया को समझाना और आत्मसात कराना चाहती है, तो ये भी सही है, क्योंकि पुराना में क्या अंतर है और नए में क्या अंतर है, कितना डेवलपमेंट हो गया, वो चीज़ें समझाना चाहता है टीचर। तो दोनों सही हैं। प्राथमिक स्तर की सामाजिक विज्ञान कक्षा चर्चा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सही ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट, दोनों सही हैं। यहाँ पर एक्सप्लेनेशन भी सही दी गई है। एक सामाजिक विज्ञान शिक्षक अवधारणाओं के योग से बचने के लिए, मतलब योग से परिभाषाओं के उपयोग से बचता है। ज़्यादातर जो सोशल साइंस टीचर है ना, वो डेफिनेशंस का कम से कम यूज़ करता है। और सामाजिक विज्ञानों में शायद ही कभी एक सही उत्तर मिलता है, हालांकि एक गलत उत्तर हो सकता है। इसका मतलब ये है कि मान लो हम बच्चों को देखो परिभाषा पर आधारित आंसर करने के लिए नहीं बोलेंगे, तो हम उनसे उनके विचारों को पूछेंगे एक तरह से। जब वो अपने विचार एक तरह से बताएंगे तो उनके अलग अलग आंसर हो सकते हैं। ऐसा नहीं होगा बिल्कुल फिक्स आंसर, जो एक लाइन है, जैसे एक फैक्चुअल बेस्ड आंसर होता है ना, उसका तो रटा आंसर सब लोगों का सेम ही होगा, सही उत्तर एक ही होगा। लेकिन जब वो अपने अपनी भाषा में अपने अपने विचारों को एक तरह से व्यक्त करेंगे तो उनके आंसर्स थोड़े डिफरेंट हो सकते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि सामाजिक विज्ञानों में शायद ही कभी एक सही उत्तर मिलता है। एक गलत उत्तर जरूर हो सकता है, लेकिन सही उत्तर एक नहीं हो सकता। तो दोनों सही हैं यहाँ पर। छात्रों में आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा देने के लिए कौन सी रणनीति सबसे कम उपयुक्त है? सबसे कम उपयुक्त होगी सेकंड ऑप्शन, छात्रों को दी गई और सही जानकारी को स्वीकार करने के लिए कहना। तो इसमें उनके विचार डेवलप नहीं हो पाएंगे, तो इसीलिए सबसे कम ये उपयुक्त है क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करने के लिए, प्रमोट करने के लिए। एक शिक्षक आदिवासियों और दलितों द्वारा अनुभव किए गए हाशिए पर जाने की प्रक्रिया पर चर्चा करना चाहता है। वह इस कक्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शैक्षणिक उपकरण नियोजित कर सकती है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। चारों ऑप्शंस के थ्रू ही वो इस चीज़ को एक तरह से समझा सकती है, चर्चा इस पर कर सकती है। आदिवासी और दलितों द्वारा जो एक्सपीरियंस किया जा रहा है, मार्जिनलाइजेशन, डेटा वो कलेक्ट कर सकते हैं इसके बारे में, और पोएम कह सकते हैं, कहानियाँ और आख्यान कह सकते हैं, जैसे कि आपकी पॉलिटी की बुक में दिया हुआ है, स्टोरीज एंड नैरेटिव्स के थ्रू। और केस स्टडी ले सकते हैं, भाई जिसने वो एक्सपीरियंस किया होगा हाशियाकरण, उसका किसी का उदाहरण ले सकते हैं, उसको कहते हैं केस स्टडी। तो यहाँ पर चारों ही सही हो जाएंगे।
आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा देने वाले सामाजिक विज्ञान वर्ग में निम्न में से क्या हो सकता है? सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 A, B और D। यहाँ पर हम सी को हटा देंगे, पाठ्य पुस्तकों की विविध चर्चा। तो क्योंकि डेवलप अगर हमें करनी है क्रिटिकल थिंकिंग तो उसके लिए A, B और D सही रहेंगे, क्योंकि जब हम पाठ्य पुस्तक के टॉपिक की चर्चा करेंगे तो उसमें कोई क्रिटिकल थिंकिंग तो डेवलप होगी नहीं, तो इसी वजह से सी हट जाएगा, बाकी हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक विज्ञान शिक्षण के लिए लागू होता है? ऑप्शन हो जाएगा 4 इसे वैज्ञानिक खोज की प्रक्रिया का पालन करना चाहिए। एक सामाजिक विज्ञान कक्षा में शिक्षार्थियों की भावनाओं और रुचियों को बहुसंवेदी दृष्टिकोण से सबसे आसानी से प्रेरित किया जा सकता है, जिसके लिए शिक्षण का सबसे प्रभावी तरीका निम्न में से है। तो यहाँ पर शिक्षण का सबसे प्रभावी तरीका है ऑडियो वीडियो शिक्षक सहायक सामग्री, ऑडियो वीडियो टीचिंग एड्स। इसमें हम क्या कर सकते हैं, हम उनके ज़्यादा सेंसेस को एक तरह से मतलब कि मल्टी सेंसरी अप्रोच होती है ये जो ऑडियो विजुअल टीचिंग एड्स होते हैं, उससे उनके वो देखेंगे भी, सुनेंगे भी और सारी चीज़ों को ऑब्जर्व भी कर पाएंगे। निम्न में से कौन प्राथमिक स्रोत है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 बाबरनामा, मेमोयर्स ऑफ बाबर। तो ये बाबर की खुद की आत्मकथा है। तो आत्मकथा जो होता है प्राइमरी सोर्स होता है, क्योंकि उसने अपनी लाइफ के बारे में खुद के एक्सपीरियंसेस लिखे हैं। तो 3rd ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। समूह परियोजनाओं के दौरान शिक्षक की भूमिका होती है, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 C और D। तो ये होती है शिक्षक की भूमिका कि समूह की प्रगति का मूल्यांकन करें और पूरी प्रक्रिया के दौरान समूहों को सुविधा प्रदान करना। एक तरह से टीचर जो है फैसिलिटेटर का काम करता है, मतलब कि उनको कुछ क्वेश्चन करना है या तो उनको कुछ चीज़ चाहिए तो उसका एक तरह से उसकी वो निगरानी करता है एक तरह से। तो पूरे एक तरह से प्रोजेक्ट के दौरान उसको टीचर को वहाँ पर इस तरह से इवेलुएट करना होता है और फैसिलिटेटर का काम करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप 3000 साल पहले इनाम गांव में रहते हैं और मुखिया का कल रात निधन हो गया है। आज तुम्हारे माता पिता दफनाने की तैयारी कर रहे हैं। अंतिम संस्कार के लिए भोजन कैसे तैयार किया जा रहा है? पूरी स्थिति का वर्णन करें। आपको क्या लगता है कि क्या पेशकश की जाएगी? ये प्रश्न जो है छात्रों की क्षमता का आकलन करने का प्रयास करता है। तो क्या क्षमता ये आकलन कर रहा है छात्रों की? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इमेजिनेशन, यानी कल्पनाशीलता। ये देखो ये आपका हिस्ट्री में आया हुआ टॉपिक है इनाम गांव, तो इससे रिलेटेड हमने क्वेश्चन किया भी था एक प्रीवियस ईयर में। 3rd ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि एक तरह से वो इमेजिन कर रहा है ना उस चीज़ को इतने साल पीछे जा करके। सामाजिक विज्ञान में मूल्यांकन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 ओनली बी। पाठों से लिए गए प्रश्नों पर आधारित मौखिक मूल्यांकन सतत शिक्षण में सहायक है। और ये देखो पहला जो है इसलिए गलत है क्योंकि खुली पुस्तक परीक्षा अबोध का श्रेष्ठ मापक है, तो ये यहाँ पर दिया गया है। देखो श्रेष्ठ मापक नहीं है ये, हालांकि अच्छा मापक है ये। मतलब जैसे कि हमें मूल्यांकन करना है ना, हम खुली पुस्तक मूल्यांकन करते हैं। खुली पुस्तक में क्या होता है कि बच्चे किताब खोल करके बैठे हैं और आपको कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो बच्चे बुक की हेल्प से आंसर करते हैं, तो वो सर्वश्रेष्ठ नहीं कह सकते हम कि मूल्यांकन का एक मेथड है। तो क्योंकि बाकी भी तो मूल्यांकन के मेथड है, तो सर्वश्रेष्ठ नहीं कह सकते। अच्छा मेथड है मूल्यांकन का, लेकिन सर्वश्रेष्ठ नहीं है, तो इसलिए पहला गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्र निर्णय लेने या राय का समर्थन करने के लिए मानदंड स्थापित करने के लिए सूचना का उपयोग करने में सक्षम होंगे। उपयुक्त कथन में किस संज्ञानात्मक प्रक्रिया का प्रतिनिधित्व किया गया है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 मूल्यांकन का। तो क्योंकि यहाँ पर हमें क्या करना है कि सूचना का उपयोग करना है। एक तरह से जब जजमेंट हम देते हैं ना, जजमेंट किसी चीज़ के बारे में, तो वो एक तरह से मूल्यांकन के अंदर आता है। तो 4th ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये जो मूल्यांकन है ना आपका, ये कॉग्निटिव डोमेन का जो लास्ट वाला जो स्टेप है ना, वो है ये। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में मूल्यांकन प्रक्रियाओं को तैयार करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से पहलू स्पष्ट रूप से बताए गए हैं? तो सही ऑप्शन होगा 2, बी और सी। तो ये पॉइंट ध्यान रखें, ये अक्सर पूछा जाता है इससे। ये जो एक्ट है 2009 का, बच्चों को भय, आघात और चिंता से मुक्त करना और बच्चे को स्वतंत्र रूप से विचार व्यक्त करने में मदद करना। एक तरह से हमको उनको फ्री छोड़ दें, मतलब फ्री एनवायरनमेंट दें, उन पर कोई बर्डन ना हो, और भारतीय संविधान में निहित मूल्यों के साथ अनुरूपता बनाना। तो यहाँ पर बी और सी सही हो जाएंगे।
आपको क्या लगता है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि के साथ उनके शिक्षक ने असमानता का व्यवहार क्यों किया? अपने आप को ओम प्रकाश वाल्मीकि के रूप में कल्पना कीजिए और 4 पंक्तियां लिखिए कि यदि आप उपरोक्त स्थिति में होते तो आपको कैसा लगता। ये जो प्रश्न है छात्रों की किस क्षमता का आकलन करने का प्रयास करता है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, परिस्थितियों से अनुमान लगाना और निष्कर्ष निकालना। आपको ये थोड़ा डिफरेंट लग सकते हैं ये ऑप्शंस, लेकिन अगर आप मेरी पॉलिटी पैडागोजी देखोगे, मैंने ये 2 वीडियोस कराई हैं, उसमें आपको इसका आंसर मिल जाएगा, इसमें ये टॉपिक दिए गए हैं। तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो ये थी हमारी आज की क्लास। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें चैनल को, जिससे कि आपको आगे के नोटिफिकेशंस भी मिलते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड एंड कीप वॉचिंग स्टडी मोर नॉलेज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।